नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना दूसरा बजट सदन में पेश किया है और इस बजट में उन्होंने चादर देकर पैर पसारने की कोशिश की है और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मुफ्तखोरी से की योजनाओं से वो बचे हैं। वहीं कोई नया कर नहीं लगाया गया है। लेकिन इस बजट में किसान और बागवान, पशुपालक यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पर ये बजट कहीं न कहीं उन्होंने केंद्रित किया है। वहीं उन्होंने हर वर्ग में थोड़ी-थोड़ी बढ़ोतरी करके मामूली बढ़ोतरी की है उन्होंने, लेकिन सबको खुश करने की कोशिश की गई है। वहीं इस बजट में उन्होंने दिखाया है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे को वो कम करने में कामयाब हुए हैं। जबकि भाजपा का कहना है कि इस बजट में विकास के लिए धन में कमी की गई है। वहीं पुरानी योजनाओं का ज़िक्र है और जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटियाँ दी थी, उनका ज़िक्र इस बजट में कहीं नहीं। ज़ाहिर है कांग्रेस पार्टी की जो गारंटियाँ थी उसमें मुफ्त खोदरी वाली योजनाएँ भी थी, मुफ्त बिजली थी और भी कई चीज़ें थी। लेकिन इसी बीच विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण मंत्री ने एक बड़ा आरोप सोशल मीडिया पे और मुख्यमंत्री से मिलके अधिकारियों पे लगाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारियों की वजह से बजट में महत्वपूर्ण चीज़ें छूट गई हैं, जिनका ज़िक्र मुख्यमंत्री जी के समक्ष किया गया है और उन्होंने कहा है कि उसको देखा जाएगा। लेकिन उसमें मुख्य चीज़ क्या थी, ये जो पता हमें चला है कि कांग्रेस ने वायदा किया था मल्टीटास्क वर्कर जो हैं प्रदेश में, उनके मानदेय में ₹1500 की बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन उसका ज़िक्र इस बजट में नहीं है। इसी तरह से और भी कर्मचारियों के इस तरह से जो वर्ग हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें बजट में छूट गई हैं। शायद संशोधनों के बाद उनको ऐड मुख्यमंत्री जी अपना जब बजट का भाषण का रिप्लाई करें तो दे दें। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि ये किस तरह का बजट है और उसमें क्या अच्छा है और क्या कमियाँ हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। प्रेम कौशल जी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के। प्रवीण शर्मा जी हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रकेश आष्टा जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो मैं पहले प्रवीण जी से जानना चाहूँगा कि प्रवीण जी इस बजट में आपको क्या अच्छा लगा और क्या कमियाँ दिखी इस बजट में? जी, प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और जी, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मुझे हमेशा से बजट की इंतजार रहता है। और क्योंकि ये जो बजट है, ये सरकार की वर्तमान जो दशा है, उसके बारे में भी अच्छे से हम लोगों को आईना दिखाता है और भविष्य में सरकार किस दिशा में जाने वाली है, इस बात का भी अंदाजा लग जाता है। अब बात आती है कि वर्तमान बजट कैसा है। तो मैं अगर ये कहूं कि मैं पिछले 20-22 सालों से लगभग एक जैसा ही बजट देख रहा हूं। इस जो बजट निर्माण की एजेंसी है वो शायद आउटसोर्स्ड है और वो जिस तरह से बजट निर्माण कर रही है नहीं वही उस अधिकारी हैं, ढांचे वही से। कर्मचारी हैं हाँ, बरसों से वही वही लोग हैं बजट और वो बिल्कुल बनाते हैं। बजट वैसे जी, ही बनाते हैं। और इसको मैं हाँ, उदाहरण के बात कह सकता हूँ जो बिल्कुल चीजें चेंज नहीं हो रही है कि जैसे वेतन के लिए 25%, पेंशन के लिए आपका 17% और ब्याज बिल्कुल। अदायगी के लिए 11% और जो ऋण अदायगी है उसके लिए 9%। पिछली जी, बार ये 10-10% था दोनों के लिए, इस बार 9%। जी, और जो स्वायत्त संस्थाओं का जो ग्रांट थी उसको 10%। होता क्या था कि पहले वाली सरकारें, इस सरकार से पहले जो स्वायत्त संस्थाओं की ग्रांट थी वो विकास वाले बजट में दिखाती थी, मतलब 28 से 10 38% दिखाती थी वो। जी, जी, होता वो एक्चुअल में क्या करता है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि इन्होंने 38% रखा था। पिछली सरकारों के अगर आप बजट देखें तो ये 35 और 36% ही बजट विकास के लिए होता था। पर अब ये अगर दोनों को मिला मिला दिया जाए तो लगभग 38% ये बजट हो जाता है। तो 72% हिस्सा तो इस बजट का ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई व्यक्ति टच ही नहीं कर सकता। अब बचता है 28% हिस्सा। अब 28% हिस्से के अंदर जो है आपके पास शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, जल शक्ति है, सामाजिक सुरक्षा है, ग्रामीण विकास है, कृषि है, वन है, बागवानी है, खाद्य उद्यान है। इन सारे चीजों को 28% के अंदर ही देना है। तो जी, यहां पर भी आपने लोक निर्माण विभाग को मान लिया 10-15 करोड़ रुपए ज्यादा दे दिए, शिक्षा विभाग को 10-15-20-50 करोड़ और ज्यादा दे दिए या कम कर दिए। तो यहां पे भी किसी भी सरकार के लिए ऊपर नीचे करने का भी कोई स्कोप नहीं होता है। अब ये बजट निर्माण एजेंसी बहुत जबरदस्त चीज है। ये क्या करते हैं, मुख्यमंत्री के पास आती है और कहती है कि भाई साहब, ये आपके पास 500,000 करोड़ रुपए हैं, इसको आपने जैसे बांटना है बांट लो, बाकी तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि बजट जी, ऐसे ही जाएगा, आप चाह के इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब उन 500, 1000, 1500 करोड़ रुपए के बीच में जो है
मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से कुछ चीजें बांट देते हैं, जैसे विधायक निधि को थोड़ा सा बढ़ा दिया, या फिर जल रक्षकों को बांट दिया, या आपने मल्टीटास्क वर्करों को थोड़ा सा पैसा उनका बढ़ा दिया। इस तरह से अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा बांटते हैं और इसी को रेवड़ियां बांटना कहते हैं। और इन रेवड़ियों के ऊपर कांग्रेस के नेता जो है मुख्यमंत्री के गाल थपथपाते हैं और कहते हैं ये बड़ा प्रगतिशील भी बजट है, ये विकास को मुख्य धारा में लाने के लिए रखा गया हुआ है, या फिर तरह तरह की उपमाएं देते हैं। और विपक्ष क्या बोलता है कि आंकड़ों की बाजीगरी है, पुरानी शराब नई बोतल में दे दी। ये फिक्स जैसे जुमले हैं जो दोनों पार्टियों को बोलने हैं, उन्होंने गाल थपथपाना है और इन्होंने करना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है, परंतु उसके बावजूद दो चीजें बहुत ध्यान से रखने वाली है कि क्या ये बजट भारतीय जनता पार्टी से टकरा सकता है या नहीं टकरा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में राम रथ के ऊपर सवार है, लोकप्रियता का आलम है, भाजपा कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है। तो क्या मुख्यमंत्री ने इस बजट के सहारे जो है तैयारी की है? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत जबरदस्त तैयारी की है, क्योंकि दो चीजें जिनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया है, वो है मनरेगा के बजट को बढ़ाया जाना। मनरेगा का बजट उन्होंने अप्रैल में 16 रुपए बढ़ाया था, जो मनरेगा के जो दिहाड़ीदार है, और इस बार जो बजट बढ़ाया हुआ है वो 60 रुपए कर दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उस टाइम, भारतीय जनता पार्टी जो है उस टाइम अपने गाल बोल सकती थी केंद्र का पैसा, क्योंकि उसमें केंद्र का पैसा था। परंतु अब जो 60 रुपए दिए हैं, पहले 240, अब सीधे सीधे 300। इस तरह करने के बाद हिमाचल प्रदेश जो है भारत हरियाणा के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां मनरेगा का बजट बढ़ाया गया। अब देखो फर्क कहां पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के जो पंजीकृत श्रमिक है वो है 27,70,000, जिसमें 14,50,000 रेगुलर सक्रिय रूप से काम करते हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, उसमें 65% महिलाएं जो हैं वो 9,65,000 के करीब, 9,42,000 के करीब तो महिलाएं हैं। ऐसे कंडीशन में ये जो बजट बढ़ाया गया है लगभग 76 रुपए का, इससे एक महिला या एक पुरुष के खाते में महीने में 1980 रुपए के करीब का अंतर आएगा। और ये बहुत बड़ा अंतर है। शायद पूरे भारत में 14 लाख लोगों को एक महीने के अंदर 2,000 रुपए कहीं नहीं दिए गए। और ये इतना बड़ा अंतर लेके आएगा। अगर कांग्रेस इसको भुना पाती है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। एक और बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से दूध की कीमतें बढ़ाई है, अब तक भी दूध की कीमतें बढ़ती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूध की कीमत आप बढ़ा के 100 रुपए कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो दूध मिल्क फेडरेशन खरीदता है वो 1100 सोसाइटियों के माध्यम से सिर्फ 49,000 लोगों से खरीदा जाता है। पर मैं मुख्यमंत्री जी की सोच को मैं सच में सलाम करता हूं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। ये जो पैसे बढ़ाए गए हैं, पहले दूध की कीमत 32 रुपए थी, उसको बढ़ा के 38 रुपए किया। अब 38 रुपए से 45 रुपए, यानी 13 रुपए आप लोगों ने बढ़ा के रख दिया हुआ है। अब 45 रुपए जब बढ़ गए और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जब आपने घोषित कर दिया, हिमाचल प्रदेश का कोई भी किसान अगर आगे आके अपना दूध बेचता है तो निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा अंतर आएगा। और मैं आपको आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में गायों की संख्या लगभग 22 लाख है और भैंसों की संख्या लगभग 7 लाख है। हिमाचल प्रदेश में 17 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है। हमें चाहिए 19 लाख मीट्रिक टन चाहिए होता है। ये 2 लाख मीट्रिक टन हम लोगों को आयात करना पड़ता है। मुख्यमंत्री के इस स्टेप के बाद जो है हिमाचल प्रदेश जो है अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा और बेचने की स्थिति में चला जाएगा। दो चीजें और हैं जो केंद्र सरकार की है, परंतु मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से उनको यूज किया। एक वो है इलेक्ट्रिक वाहन नीति। बहुत बड़ा अंतर, 10,000 लोगों को ई टैक्सी के रूप में हम लोग देख पाएंगे। और एक और जो है सौर ऊर्जा के पैनल है, केंद्र सरकार की योजना, परंतु 500 वाट के जो है वो सौर पैनल जो है एक व्यक्ति अपने घर की छत के ऊपर लगा सकता है। तो इस बजट में बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी जैसा बजट पिछली सरकारों ने दिया वही बजट है, पर ये 4 स्कीमें जो है हिमाचल प्रदेश को चेंज कर सकती है। परंतु मैं फिर कहता हूं, समर्थन मूल्य फिक्स किया गया है पहली बार, वो भी बिल्कुल। हाँ, वो जो प्राकृतिक खेती वाली है, जो आप पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी, प्राकृतिक खेती से प्रदेश के अंदर कुछ नहीं होने वाला था। बहुत बड़े प्रयत्न कर दिए, पर जिस तरह से 40 रुपए और 30 रुपए की है, जबकि रासायनिक खादों में जो गेहूं की उत्पाद है, गेहूं का जो मूल्य है वो 22 रुपए 75 पैसे है, और जो मक्की का मूल्य है वो 20 रुपए 95 पैसे है।
पर मुख्यमंत्री जी ने 40 और 30 रुपए जो करके अब हिमाचल प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती की तरफ को खुद ब खुद जाएंगे। मेरा कहने का मतलब अंत में यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में इस बजट में ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, बशर्ते मुख्यमंत्री इनको इंप्लीमेंट कर पाए। पिछले बजट में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 25,000 युवाओं को नौकरी देंगे, वो आज तक नहीं दे पाए। अगर इन स्कीमों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी मुश्किल होगी, और नहीं कर पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी राम रथ पे सवार है ही है। जी, देखिए चलिए विवेक जी, बजट में ठीक है कि सेट डॉक्यूमेंट होता है, उसी में फिगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की जाती है, जैसे कि प्रवीण जी का कहना है, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो प्रदेश को एक दिशा दे जाती है, और बशर्ते उनको ठीक ढंग से लागू हो वो योजनाएं। तो इस बार भी मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है, और एक विवेक जी, एक बड़ा बात उन्होंने कही है कि 10 वर्ष में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है, उसके लिए उन्होंने कुछ टास्क शुरू किए हैं। तो जिस तरह से हमारे ऊपर देनदारी बढ़ती जा रही है, कर्ज हमारे पे बढ़ता जा रहा है, तो हम 10 सालों बाद हिमाचल को क्या कर मुक्त कर पाएंगे, कर्ज के मुक्त? जी डॉक्टर साहब, 2.5 घंटे की ये प्रस्तावना थी मुख्यमंत्री जी की, जिसमें 58,444 करोड़ के घाटे का बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। हम इसे पूर्णतः अंतिम और चुनावी बजट मानते हैं, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 2022-23 का 7680 था और 23-24 का 6280 करोड़ रखा गया है, यानी कि 500 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में ही कम किया गया है। रहा उनके जो प्रस्तुत की गई स्कीमें व योजनाएं हैं, उनमें जितनी योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार की योजनाओं का समावेश है, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सौर ऊर्जा का इशू हो, या बुनियादी ढांचे पर जो पैसा मिलने वाला है, चाहे उन्होंने हेलीपैड्स की बात की हो, या चाहे उसमें उन्होंने ग्रीन स्टेट प्रोग्राम की बात की हो, या टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की हो। और मैं बताऊं, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको केंद्र सरकार ने 50 वर्ष के लिए 75,000 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रोविजन किया है, और उसमें हमारा भी अधिकार है क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। और उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं की बात हो, आवास की बात हो, लेकिन जो विषय उन पर उनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी, उसमें थी हिमकर योजना, जिसमें लगभग 5,39,000 लोग पंजीकृत हैं, और कितना लाभार्थी है इसका आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन 5,39,000 के करीब लोग इसमें पंजीकृत हैं। रोजगार के उत्पन्न करने के साधन पर उन्होंने कोई बात नहीं की। सरकारी क्षेत्र में रोजगार क्या देंगे उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर तहसील, बीडीओ ऑफिसेज, कोई डिग्री कॉलेजेस के ऊपर उन्होंने बात नहीं की। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऊपर और यूनिवर्सिटीज के उत्थान पर उन्होंने कोई बात नहीं की। डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क के ऊपर उन्होंने ये कह दिया कि जी 3 रुपए हम बिजली उनको मुहैया नहीं करवा सकते। तो अंततः क्या ये दोनों जो यूनिट्स हैं, या ये क्या वापस जाएंगे या रहेंगे, इस पर उनकी कोई स्पष्टीकरण नहीं था। इंडस्ट्रियल उत्पादन को लेकर उनकी कोई योजना नहीं है। इंडस्ट्री को मिल रही महंगी बिजली की दरों पर उनकी कोई योजना नहीं है। और यहाँ तक के जो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, जिसमें लगभग 3,25,000 लोग लाभार्थी हैं जो उज्ज्वला योजना में बच गए थे, उसके बाद जो है इसको आगे चलाना है नहीं चलाना है, इस पर सरकार की कोई योजना नहीं है। फिर उसके बाद एक इनका दस्तावेज आया था HHH, हिमाचल, हिमाचलियत और हम, ये इस नाम से इन्होंने अपना एक दस्तावेज दिया था, जिसे संकल्प पत्र कह लीजिए या इनका मैनिफेस्टो कह लीजिए। उसमें इन्होंने सोलन के लिए पर्टिकुलरली मशरूम, सेब, टमाटर का एक फूड पार्क की बात की थी। कहीं पर प्रदेश में इन्होंने फूड पार्क की बात नहीं की है। उसके बाद मजेदार बात यह है कि जिस ऑल्टो कार में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस ऑल्टो कार के चालकों को जो पार्किंग की सुविधा है पूरे प्रदेश में, क्योंकि जिसके पास फॉर्च्यून है वो तो ड्राइवर भी अफोर्ड कर सकता है, ऑल्टो वाला नहीं कर पाएगा, उसमें पार्किंग का कोई जिक्र नहीं है कहीं पर भी। पूरे प्रदेश में कहीं कोई इस विषय पर अर्बनाइज सेक्टर में इन्होंने कोई इस तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं रखा है। रहा समर्थन मूल्य का, भाई प्रवीण जी ने भी विषय किया, तो इन्होंने 45 रुपए और 55 रुपए इसका दूध का समर्थन मूल्य की घोषणा की। तो वो जो 100 रुपए वाली गारंटी थी वो गई भैंस पानी में वाली स्थिति हो गई, उस पर कोई बात नहीं है, मतलब वो मामला खत्म हो गया। उसके बाद सुभाष पालेकर को इन्होंने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती की बात कर दी।
अरे भाई, आप उसका इन्होंने एमएसपी भी तय कर दिया। आप ये बताइए कि उसकी प्रयोगशालाओं के लिए कुछ किया है? ये कैसे तय होगा? ये प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं मक्का है या ये वैसे है? उस पर कोई इनकी योजना नहीं है, कोई उस पर स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक योजना दी जिसमें 3 लाख रुपया ये आवासीय योजना में देंगे, और उसको इन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर उस योजना को प्रस्तावित किया। ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का साइकोलॉजिकल दबाव है, जिसके अंदर इन्होंने इस योजना को किया। अदरवाइज ये तो कभी राजीव गांधी, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी से बाहर कभी ये लोग आए नहीं। उसके बाद इन्होंने एक विषय लिया डे बोर्डिंग स्कूल्स का। मैं कहता हूं डे बोर्डिंग स्कूल्स के ऊपर इन्होंने क्या भूमि चयनित कर ली है? एक भी जिला में एक भी प्लॉट चयनित नहीं है, सिर्फ शगुफ्ते छोड़ने से बात नहीं बनेगी। फिर इन्होंने कहा कि वाहनों द्वारा हम खेती का प्रावधान करेंगे, वो जाएंगी, मोबाइल वैन जाएंगी और चेक करेंगी। अरे स्वास्थ्य मोबाइल वैन तो आप चला नहीं पाए, एक शगुफ्ता आप और छोड़ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हम भेड़ बकरियों की और इनकी वैक्सीनेशन की बात करेंगे। अरे भाई, आप आंकड़े जुटा के देखिए, ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं शहरी क्षेत्रों में, इनके द्वारा कितने लोगों को नुकसान पहुंचता है प्रतिदिन, उसके आंकड़े इनको मिल जाएंगे। आप स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के, उनकी नसबंदी को लेकर, उनकी वैक्सीनेशन को लेकर तो आपके पास कोई योजना नहीं है। शहरी क्षेत्रों को क्या, ये केवल चुनावी भाषण है। यहां तक कि मैं बताऊं कि पत्रकारों के लिए भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की थी उनकी भी इंप्लीमेंटेशन नहीं की है। मुझे यह मेरे सामने पड़ा है, इन्होंने उसमें पत्रकार राहत कोष की बात की थी, इन्होंने उनको पेंशन देने की बात की थी। अरे जब आपके पास कोई योजना ही नहीं है तो आप ये शगुफ्ते लेकर के क्यों आते हैं? विधायक नीति की जहां तक बात की है कि विधायक नीति बढ़ा दी, अरे लोन लेकर तो आप विधायकों को पैसा दे रहे हैं। आप अपने आर्थिक स्रोत कैसे बढ़ाएंगे? आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते रहे कि जी ये इतना लोन लेते रहे, इतना लोन लेते रहे। अरे भाई, आपने लोन ना लेने का क्या प्रावधान किया है? उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। ये मात्र एक चुनावी स्टंट बजट है, और मुझे लगता है ये, जहां तक हमारी जानकारी में है, ये इस सरकार का अंतिम बजट भी है, क्योंकि ये चुनाव संपन्न होने के बाद ये भी बेचारे संपन्न हो जाएंगे। ये लगभग आप इसको मान के चलिए। तो इसमें ये कुछ भी बोलते हैं, बांटना ही है, कुछ भी बांट देते। तो मुख्यमंत्री जी ज्यादा भी बोल जाते तो भी क्या था, अगर कम बोल गए तो भी क्या है, ये तो कोई विषय ही नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री ने चिंता की है प्रदेश की आर्थिक सेहत की इस बजट में, ऐसा नहीं है। और 1000 करोड़ का घाटा कम भी हुआ है कहीं ना कहीं। उनका विजन तो है, लेकिन समय लगता है चीजों को। और वो प्रवीण जी ने ठीक कहा कि अधिकारी वर्ग वही आंकड़ों का जाल में उलझा देते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ विजन इसमें दिखाया है। तो अब मैं प्रेम जी के पास जाऊंगा। प्रेम जी, बजट आता है, बजट में कई नई योजनाएं घोषित होती हैं। मैं देख रहा था जयराम जी के बजट आए, 12 योजनाएं नई, स्थायी योजनाएं नई, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी। अभी भी सुक्खू जी का बजट पिछला जो था, जैसा कि विवेक जी ने जिक्र किया, कई योजनाएं धरातल पे उतरने से रह गई हैं। ये हर बार होता है बजट में। अब भी उन्होंने 6 नई योजनाएं की हैं, कम की हैं, अच्छी बात है, कम होनी चाहिए, लेकिन वो धरातल पे उतरनी चाहिए कहीं ना कहीं। जी डॉक्टर साहब, बजट का जहां तक प्रश्न है, देखिए ऐसा है, हम आज दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व की सबसे बड़ी एक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। और किसी भी देश की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है डॉक्टर साहब, वो उनके पास आर्थिक स्थिति क्या है, खजाने में क्या है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन आप देखिए, हमारे देश की 85 से 90% जो जनता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। देश के खजाने में क्या है, लोगों के पास कितना है, ये दो अलग अलग चीजें। आप जितने मर्जी मजबूत अर्थव्यवस्था होने का दावा कर लीजिए, लेकिन अगर जो देश के लोग हैं, देश में रहने वाली जनता है, अगर उनके पास उस अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वो उससे वंचित हैं, तो मैं समझता हूँ कि अर्थव्यवस्था की मजबूती को, उन दावों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई मायने नहीं रह जाते। वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के तौर पर जो बजट प्रस्तुत किया, प्रवीण जी ने 2-3-4 बिंदुओं के ऊपर बात की। मैं धन्यवाद करूंगा प्रवीण जी को, इन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस उन बिंदुओं के ऊपर किया है। जैसा कि मैंने कहा कि देश की 85 से लेकर 90% की आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में,
और अगर आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लें, औद्योगिकरण की बात कर लें, किसी भी तरह के विकास की बात कर लें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जो ग्रामीण हैं उनके पास अगर उस अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं पहुंचता है, तो मैं समझता हूं कि उस विकास का और उस अर्थव्यवस्था की मजबूती के कोई मायने नहीं रह जाते। मुख्यमंत्री ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी मजबूती के ऊपर फोकस किया है, और उसी को ध्यान में रखकर जो है ये नई योजनाएं जिनका जिक्र प्रवीण जी ने भी किया वो लेकर आए हैं। मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो क्योंकि इनको कोई अपने जो बजट इनके पिछले रहे हैं, मैं समझू मैं निवेदन करूंगा विवेक जी से कि उनका ये एनालिसिस करें, उनके ऊपर भी ध्यान दें, उनके विषय में चर्चा करें। और इनको कुछ अच्छा नजर ही नहीं आया इस पूरे के पूरे बजट में। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। विपक्षी पार्टियों का आलोचना करना अधिकार है, नुक्ताचीनी करना अधिकार है, कमियां निकालना भी अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो अच्छी बात भी नजर आनी चाहिए। आपको भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में क्योंकि वो सत्ता में नहीं है इसलिए अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी गायब है, सूरज अब निकलना बंद हो गया है। तो ये एक बहुत गलत एक प्रथा है, गलत एक तरीका है। कहीं ना कहीं किसी चीज को अप्रिशिएट करने की आदत भी मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं को डालनी चाहिए। ये प्रदेश हमारा सबका है, कोई कांग्रेस का प्रदेश नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नहीं है, हम सबका प्रदेश है। हम सबको मिलके इस प्रदेश के लिए काम करना है, इस प्रदेश की मजबूती के लिए काम करना है, इस प्रदेश के लोगों के लिए काम करना है। तो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने की सेंस जो है वो भी प्रवेल करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। जो ये जो विकास की बात कर रहे हैं, मैंने जैसे कि मैंने कहा, मैं उस विकास को मानता हूं जिसमें जो मानव संसाधन है उसकी तरफ फोकस हो। लोग गरीब रह जाएं, उनको 2 वक्त की रोटी ना मिले, उनको दवाइयां ना मिले, उनको सुविधाएं ना मिले, वंचित हों बहुत सारी चीजों से, और हम बात करें हमने सड़क बना दी, हमने हवाई जहाज उड़ा दिया, हमने बड़ी बड़ी चीजों के हम दावे करें, मैं समझता हूँ वो विकास जो है वो निरर्थक है। सबसे ज्यादा फोकस लोगों की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर होना चाहिए, और मुख्यमंत्री ने उसी के ऊपर फोकस किया है। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री को इसके लिए। और जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसको भी इस बार जो है उसमें उसको भी कम हुआ है, पहले की जिस प्रोपोर्शन में परसेंटेज में कम हुआ है। हमारी जो आमदन है वो बढ़ी है। आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं जो बजट में प्रोविजंस किए हैं। एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने कहा था पिछले बजट में कि 25,000 लोगों को रोजगार देंगे। इसमें निश्चित तौर पर जो है वो विलंब हुआ है, लेकिन विलंब किन परिस्थितियों में हुआ उनसे पूरा हिमाचल प्रदेश वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने शासनकाल में नौकरियां बेची, पेपर लीक हुए, उसकी वजह से जो घटनाक्रम प्रदेश में पैदा हुआ, दुर्भाग्य से उस घटनाक्रम की वजह से जो है वो जो एक प्रोसेस था वो बाधित हुआ। लेकिन 20,000 नौकरियां 31 मार्च से पहले हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो हम देने का नौकरियां जो है वो निकाली जा चुकी हैं और विभागों में नौकरी देने की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो चुकी है। वो सब हम करेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की दिशा से ही बहुत सारे कदम इस बजट में जिनका प्रवीण जी ने भी जिक्र किया, चाहे वो सोलर ऊर्जा की बात है, चाहे वो जो हरित राज्य बनाने की बात है, या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी बात है। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे ये दूध का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस किया है, और बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की दिशा में सरकार जो है वो आगे बढ़ी है। तो इसलिए खाली आलोचना करना जो है ये जो पैशन है ये ठीक नहीं। कौशल जी, भाजपा का आरोप है कि जो आपकी चुनावी गारंटियां थी वो इस बजट में नहीं दिख रही हैं कहीं ना कहीं। और वहीं पे विक्रमादित्य सिंह ने भी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये चर्चा की है कि अधिकारियों की वजह से कुछ चीजें छूट गई हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक बड़ा मुद्दा है मल्टीटास्क वर्कर का, उनके वेतनमान में भी बढ़ोतरी होनी थी, मानदेय में, वो भी रुकी। और भी कई वर्ग हैं जो आपका हिमाचल और हिमाचली जिस संकल्प पत्र का ये जिक्र कर रहे हैं उसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, और हर बजट में कुछ ना कुछ देना जरूरी होता है। वो काफी कुछ छूट गया है। ठीक है, चादर देख के पैर पसारने थे, प्रदेश की हालत ऐसी है नहीं है, केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं कि जो हमारा 22,000 करोड़ रुपए का केंद्र के पास लंबित है, भाजपा के विधायकों को उन्होंने आग्रह किया कि चलिए हमारे साथ और दिल्ली से हमारा हक दिलवाने में सहयोग कीजिए। ये चीजें हैं।
कि देखिए हमारी सरकार और मुख्यमंत्री लगातार एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जो है वो प्रदेश हित में काम कर रही है। वेयरएज अब देखिए, अब ये बजट को लेकर बड़ी-बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर, मैं जानना चाहता हूं ये जो लोन है इसको लेके भी बातें हो रही हैं कि कांग्रेस की सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो 1 वर्ष में ले लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से ये जानना चाहता हूं कि बार-बार डबल इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन की बात करते रहे हैं। भाई जब डबल इंजन की सरकार थी, आप क्यों लोन ले रहे थे? आपने क्यों इस प्रदेश को आर्थिक स्थिति जो थी, जो जो कर्ज था, उससे बेल आउट करने का प्रयास क्यों नहीं किया आप लोगों ने? और इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी मजबूती के लिए कौन से कदम आपने उठाए? सिर्फ कहीं टैक्स बढ़ा दिया, इधर की कीमतें बढ़ा दी, उधर की बढ़ा दी, वही तरीके आपने अपनाए। एक मजबूत आर्थिक ढांचा प्रदेश का खड़ा हो, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की ना केंद्र सरकार ने कोई काम किया, ना प्रदेश की सरकार जो थी उसकी तरफ से कोई प्रयास हुए। मनरेगा की योजनाओं की बात करते हैं, विवेक भाई ने पीएमजीवाईएस की योजनाओं की बात की। ये प्रदेश और देश को अलग-अलग करके क्यों देखते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता। जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, वो सब प्रदेशों के लिए है। हमें भी मिलेगा, हमें मिलने से कौन रोक सकता है? और वो सब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बजट है में हर वही हर योजनाएं प्रदेश चल चुकी हैं। बजट में वही जी, योजनाएं तो चल चुकी ये हैं, हर उनके बजट जब डॉक्यूमेंट भी को आता फॉलो है कहते करें। हैं केंद्रीय योजनाओं जी। का, केंद्र का पैसा इसमें मिला के वो कर रहे हैं। भाई केंद्र क्या नहीं, हमारा वो नहीं है? देखिए, ये देश हमारा वो नहीं है, देखिए, आप हिमाचलियों का नहीं आपकी है। यूपीए केंद्र सिर्फ सरकार होती है और हिमाचल में भाजपा की होती है, आप भी यही बातें करते हैं जो विवेक जी ने की है। वो नहीं, एक हमने कभी नहीं किया, हमने कभी नहीं किया, बात हमने किया कभी नहीं किया। है। कांग्रेस ने कभी इस चलिए, तरह के दावे नहीं किया। हम कहते हैं कि ये इस देश का प्रत्येक राज्य इस देश का हिस्सा मैं है और कोई भी केंद्र की मैं आस्था सरकार जी हो, के जो पास प्रदेश के जाऊंगा। हक हैं, वो हर प्रदेश हर केंद्र सरकार को देने पड़ते हैं, वो उसके जी लिए बाध्य है। जी, कौशल जी, कौशल जी, और मैं इस आस्था जी प्रदेश से की ये आर्थिक प्रश्न। स्थिति का जहां तक प्रश्न है डॉक्टर साहब, हाँ इसको हाँ जी, मजबूत करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाए, कोई काम नहीं किया। हर वर्ग को जी, वो मुख्यमंत्री तो ने अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ देने का काम किया है, कुछ न कुछ देने का जी प्रयास जी किया है। विक्रमादित्य जी का जी आपने जिक्र किया, देखिए हमारी पार्टी और सरकार की खूबसूरती देखिए कि एक मंत्री जो है वो उठकर मुख्यमंत्री के पास जाकर ऐसी ऐसी बातों का जिक्र करता है कि कुछ छूट गया है अधिकारियों की वजह से, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से हम बिल्कुल काम करने वाले लोग अच्छी हैं। बात है। और जो चीजें विक्रमादित्य ने उठाई हैं, उम्मीद है कि उन मुद्दों के ऊपर इसी बजट सेशन में जो है वो जी मुख्यमंत्री उनके बारे में चर्चा करेंगे। जी, आस्था जी, वेतन और पेंशन पे लगातार हमारे बजट का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, हर बार परसेंटेज में बढ़ोतरी होती जा रही है, और विकास के लिए बिल्कुल कम होता जा रहा है ये चीज। और क्योंकि एम्प्लॉयज की मांगे हैं, इस बार कहा है कि कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से उनके जो देय भुगतान है वो दिए जाएंगे, और 4% डीए की भी बात कही गई है बजट में। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं विकास को खा रही हैं ये चीजें। इसको लेके कोई योजना, कोई भी सरकार कुछ भी इस पे नहीं दे पाती आज तक, और इस बजट में भी वैसा ही है। जी आस्था जी। जी राजेश जी, सबसे पहले तो एक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो भी बजटरी एलोकेशंस या जिसको भी प्रोविजनिंग हम बोल सकते हैं, क्योंकि रिसीट्स का तो एक्चुअल पता तब लग पाएगा जब पूरी साल खत्म हो जाएगी। अगर हम कह रहे हैं कि हमने देखो, अनुमानित 42,157 होती है। करोड़ रुपया आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप कहाँ पे लैंड करते हैं एक साल बाद, कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, वो तो रियल वहां पे पता है। बट सक्सेसिव गवर्नमेंट का जो एक सबसे बड़ा मैं मानता हूं, जो मुझे समझ आता है कि हम लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हम लोग एक फेडरल के साथ साथ एक सोशलिस्ट वो है कंट्री है, बट बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि गरीबों के लिए, उत्थान के लिए इतने वर्षों बाद भी हम लोग कोई बजट में वो रख सकते हैं। देखिए जैसा प्रवीण जी भी बोल रहे थे, हम लोग बाकियों में बात क्या करें, बाकी बात करने लायक तो सिर्फ 28 पैसा है। ये ऐसा है कि जैसे आपको अगले महीने 100 रुपया आएगा, आपको पता है कि 28 रुपया मुझे सिर्फ उसमें से ही कुछ करना है, बाकी पहले से पता है कि बच्चों की फीस में इतना जाएगा, घर के दूध वाले को ये जाएगा, किराए में ये जाएगा। तो यही स्थिति लगभग इनकी है। इन्होंने जो भी बजटरी में आज तक गवर्नमेंट्स ने जो किए हैं वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स हैं कि कर्मचारियों को खुश रखो। एक बड़ा वो वर्ग है जो इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स भी है, वो फैमिली को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, आस पड़ोस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, उससे वोट बैंक पॉलिटिक्स इंटेक्ट रहती है। अब 25 पैसा तो आप सैलरीज में दे रहे हैं, उसके बावजूद जो इंटरेस्ट और पेंशन के वो है
अभी ये बढ़ेंगे। और इसमें एक मुझे बड़ा दुख की बात यह है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी है या जो बेचारा पढ़ा लिखा नौजवान एक नौकरी करता है 26 साल 25 साल 24 साल पढ़ने के बाद, उसको आप 8,000 रुपए पे नौकरी पे कैसे रख सकते हो? नहीं, उसके लिए मिनिमम 12,000 इस बार तय किया बजट में, मिनिमम। वो हमारे ख्याल से देखिए जो वहां पे कम से कम है वो 14,000 से 15,000 के बीच में जो बात हो रही थी, अगर उनका उस वर्ग का सबसे ज्यादा, लेकिन इन्होंने अपने भाई बहनों का पूरा ख्याल रखा है, जैसे मेयर की, प्रधान की, इन सब की वो बढ़ा दी है, वो एक सबसे बड़ी क्लास है। और प्रेम जी आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ और पहले भी बोलता था, अब तो इनकी बात देखिए जुबान पे भी आ गई। मैं आपको बोलता था कि देखिए लोकसभा के बाद इनका वो लोटस ऑपरेशन खुल जाएगा, आज बिल्कुल शर्मा जी ने बोल दिया है मुंह पे कि आपकी तो सरकार वहां तक है। तो आपके पास सबसे ज्यादा जो अभी है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए था एलोकेशन, किसके लिए? हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए। और एजुकेशन के बाद अब आप क्या कर पाएंगे 28 पैसे से? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स फिर से दोबारा आएगी चुनाव वर्ष में। अभी 2-3 महीने तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा आंकड़ा आपके उसमें आएगा। और खेती पे जो संकट आ चुका है, मनरेगा के बजट के बारे में बड़ी मैं आपको एक स्पष्ट बात बोलना चाहता हूँ, ये करप्शन का भी एक तरह से अड्डा बन गया है। हमारे यहाँ तो पूरा फेलियर है, किसी के यहाँ पे कोई स्कीम है, जॉब कार्ड भले ही बने हुए हैं, अब ये 27 लाख है, ये भी टोटल फेक आंकड़ा है, कोई कुछ नहीं है। मेरे परिवार में 4 बने हुए, वो किसी का काम होता है, वो कहते हैं जॉब कार्ड दे दो। वो तो पंचायतों में आजता जी ऐसा चल रहा है कि बाहर की लेबर, राजस्थान की लेबर, झारखंड की लेबर काम करती है, मस्टॉल बेचारे वार्ड पंच की ड्यूटी लग जाती है कि नाम लिखाओ और पैसे उनके अकाउंटों से निकाल के हमें दो, ये हालत है। वो सारा इकट्ठा बहुत होता बड़ा है। फ्रॉड चल रहा है गाँव में, बहुत बड़ा चल रहा है। लिए जो सबसे अच्छी चीज इसमें होनी चाहिए थी, अभी देखिए इम्प्लीमेंट तो आप पता नहीं कब कर पाएंगे, कैसे होगा। ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन के लिए हम लोग जहां बात कर रहे हैं, तो इसका जो एक जैसे हम लोग सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, या मान लीजिए अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते भी हैं, तो इसके लिए भी तो आप किस माध्यम से जाएंगे? सरकार के जो मशीनरीज हैं उसमें भी आउटसोर्स्ड है सारे का सारा। वो पहले से कंपनी आती है, वो कहती है इतना पैसा हमें दे दो, इतनी की सब्सिडी और ये हमारा दे दो, हिस्सा दे दो। रियल बेनिफिशियरी तक या तो डायरेक्ट गवर्नमेंट पहुंचे तो हम मान सकते हैं कि आपके उस प्रोग्राम में, या 3800 करोड़ की जो सेंट्रल की भी योजनाएं आपको इंप्लीमेंट करनी है, वो तो तभी मिल पाता है अगर आप काम तो करेंगे उन पे। अब अपने गैप को, इस गैप के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो इनको रेवेन्यू अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए टूरिज्म की ओर से कुछ मुझे लगा नहीं है कि इंडस्ट्रियल उसके लिए कैसे ये लाएंगे, कहां से आएगा, उसका कोई वर्णन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। या आप अपने एक्सपेंसेस कम कर दीजिए, एक्सपेंसेस तो कम होंगे नहीं, उसी रफ्तार से सारे के सारे जो भी खर्चे हैं सरकारों के, वो तो सारे के सारे बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के वही बात है कि जो आंकड़ों का थोड़ा बहुत इधर उधर खेल किया है, नया बहुत कुछ इसमें ऐसा है नहीं। जी विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी विवेक जी। माननीय प्रेम कौशल जी को मैंने पहले कहा था कि ये चुनावी बजट है, तो उन्होंने बिल्कुल भावनात्मक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण भी कर दिया। जहां तक उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं पर हमारा अधिकार नहीं है, हमारा मतलब हिमाचल प्रदेश का पूर्ण अधिकार है। और मैंने पहले ही यही कहा था कि सारी केंद्र की योजनाओं का उसमें समावेश किया गया है। दूसरा विषय उन्होंने कहा लोन का। हम तो कह रहे हैं कि हमने गलतियां की लोन उठा करके, आप क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा बजट लाइए जिसमें लोन लेने की आवश्यकता ना पड़े। आप ऐसी योजनाओं को मार्गदर्शन करें, हमारा भी करें, जनता का भी करें और इसका भी करें, जो नहीं कर पा रहे। जब सड़क खड्डों वाली बना दी है तो उस पे गाड़ी ब्रेक लगा के चलेगी, उसी दिशा में बढ़े हैं। हम आत्मनिर्भर हिमाचल की अगर बात कर रहे हैं तो उस दिशा में काम करते हुए ही कर रहे हैं। प्रेम जी मुझे अपना करने दीजिए। आप ऑपरेशन लोटस के सपने लेते रहिए, हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते रहेंगे। मैंने आपकी बात प्यार से सुनी है, मेरी भी सुन लीजिए। दूसरा इन्होंने कहा कि हमारे भीतर बड़ा लोकतंत्र है। अरे भाई लोकतंत्र है तो बंद कमरे में बात करते हैं ना विक्रमादित्य जी, उनको सार्वजनिक बात करने की क्या आवश्यकता थी? और रहा प्रश्न आश्रा जी का, तो आश्रा जी ने जितना विषय खड़ा किया वैसे जवाब तो कौशल जी को देना चाहिए, बट उनके बिहाफ पे मैं दे देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने बजट में एक शेर सुनाया था कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो ज्ञान देना है, तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो ज्ञान देना है, हमारी सोचो जिनको इम्तिहान देना है। तो जनाब ये जो आप पीछे ले रहे हैं वो ये व्यवस्था का
चलिए विवेक जी, प्रवीण जी से बातचीत करके चर्चा को विराम देते हैं। प्रवीण जी, तो नटशल में क्या लगता है कि ये बजट दिशा दिखाएगा आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाने में? देखिए, अगर इम्प्लीमेंट के प्रति दृढ़ निश्चय दिखाते हैं तो निश्चित रूप से फर्क तो ये डालेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ का हम लोगों को बढ़ना चाहिए, वहां पे बढ़ने का प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से किया है। परंतु जो सबसे बड़ी मुश्किल हमेशा से आती रही है वो है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। जी चाहे अगर 4 बिंदुओं को अगर ले लें, कृषि का क्षेत्र, दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र, कृषि का मतलब मेरा प्राकृतिक खेती से है, सौर ऊर्जा का जी। क्षेत्र और पर्यटन का क्षेत्र। तो चारों क्षेत्रों में भविष्य की योजना, भविष्य का संकल्प तो दिखता है। ये इसमें कोई दो राय प्रवीण नहीं। जी, आपको याद होगा पंडित सुखराम जी भी यही इसी पे फोकस करते थे हर बातें, जब भी उनसे चर्चा होती थी। बिल्कुल। कृषि, ये हाइड्रो पावर, फिशरीज और दूध, इन चीजों पे वो फोकस करते थे कहीं ना कहीं। और इस यही बजट हमारा में भविष्य है। कहीं ना कहीं सुखराम जी की वो बातें दिख रही हैं जो सुक्खू जी ने बजट पेश किया है। इसमें कोई दो राय नहीं, यही हमारा भविष्य है और हमारे को इसी के जी ऊपर जो है भविष्य का जो है योजनाएं बनानी चाहिए और इसी के ऊपर हम लोगों को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को करनी चाहिए। और दूसरा एक और बहुत बड़ी बात है, हम लोग बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। 2000 में जो उत्तराखंड हमारे राज्य बना था, तो हमारे पास बड़ा भाई बड़ा भाई बड़ा भाई कहते आता था। आज उनका बजट 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। तो मेरा कहने का मतलब है हिमाचल प्रदेश को, पॉलिटिशियन को इस बात नहीं, पर गंभीर रूप उत्तराखंड से की ना सोचना चाहिए। आबादी भी बहुत ज्यादा है हमारे से, तो बहुत ज्यादा बजट नहीं का है। कार्य कुछ वो हमारे से थोड़ी सी फर्क ज्यादा, थोड़ा पड़ेगा। सा क्षेत्रफल ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा, हम्म थोड़ा सा क्षेत्रफल ज्यादा, लगभग 20 लाख हम्म ज्यादा है हमारे से। फिर मैं ये हम्म। कहना चाहता हूँ कि अब हम लोगों को निवेश के नए साधनों के बारे में भी सोचना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। निवेश अगर होगा तभी हम लोग अपने बजट का जो है आकार बढ़ा पाएंगे। अगर बजट जी का आकार बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन के ऊपर प्रतिशतता के मामले में कम खर्च होगा, हम विकास के लिए ज्यादा पैसा रख पाएंगे। अब अगर भविष्य का हिमाचल जो कहते हैं कि मैं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हिमाचल खड़ा करूंगा, तो निवेश के ऊपर हम लोगों को जोर देना पड़ेगा और इसके लिए जो आपने 4 क्षेत्र बताए हैं, इन्हीं 4 क्षेत्रों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा अगले 1 वर्षों तक। जी। चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दूसरा बजट दिया है और बड़ा संतुलित बजट है। ग्रामीण व्यवस्था को केंद्रित किया है इस बजट में। वहीं मुफ्तखोरी से वो बचे हैं। लेकिन विपक्ष को ये बजट रास नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि विकास कार्यों के लिए पैसे में कटौती की गई है। जो कांग्रेस की गारंटियां थी, कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उसका जिक्र नहीं, कहीं नहीं है। वहीं कुछ वर्ग छूटे हैं जिसका जिक्र लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी किया है। लेकिन अगर इस बजट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जाहिर है कि हिमाचल की आर्थिकी को ये आगे बढ़ाएगा। और जो बार-बार कर्ज लेने की नौबत आ रही है, वो कर्ज धीरे-धीरे कम होते जाएँगे और जो हमारा राजस्व घाटा है, वो भी कम होता जाएगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।